Hello everyone, this is Gaurav Tripathi and you're watching the Geography Today. यूपीपीएससी आरओ का जो एग्जामिनेशन है वो अब बहुत करीब है और ऐसे में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने सिलेबस को कैसे रिवाइज करें और ऑथेंटिक वे में रिवाइज करें। कई बार क्या होता है कि हम जब रिवीजन करते हैं तो कई सारे हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मिस कर देते हैं या उनको गलत प्रिपेयर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जल्दी में रहते हैं। और जब लास्ट 15 डेज या 20 डेज हों उस दौरान दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, स्पेशली यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन में। एक पॉइंट कि जो पीवाईक्यूज हैं उनके टॉपिक को प्रिपेयर किया जाए और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पीवाईक्यूज के पॉइंट हो उनको करंट से रिलेट करके भी डिस्कस किया जाए। और जितना ज्यादा पोर्शन आप पीवाईक्यूज का कवर करेंगे उतना ही आपके एग्जामिनेशन में कोर्स रिवाइज होगा। तो द ज्योग्राफी टुडे का ये गोल है कि आपके आरओ एग्जामिनेशन के लिए जो पीवाईक्यूज को प्रिपेयर किया जाए, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट और यूपी स्पेशल, ये 3 सेक्शंस मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करूंगा। और एग्जामिनेशन के पहले यानी आरओ का एग्जामिनेशन के पहले आपके ये 3 टॉपिक के ज्यादातर पोर्शन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन, ये सभी पीवाईक्यूज हैं जो आरओ के एग्जामिनेशन में आए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? 2 पॉइंट पे क्वेश्चन पढ़ते समय फोकस करूंगा। ये जो टेल ऑफ द क्वेश्चन होता है ना, पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज फाउंड इन केरला नॉट, ये जो टेल ऑफ द क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर जो ह्यूमन एरर्स होते हैं वो टेल ऑफ द क्वेश्चन से ही होते हैं। अब जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो पहले केवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद ट्राइब्स से रिलेटेड ज्यादातर पोर्शन को हम इसी बार सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरला में पाई जाती है? चेंचू। चेंचू जनरली केरल में ही पाई जाती है, लेकिन केरल के आसपास के जो स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका में भी पाई जाएगी, केरला में भी पाई जाएगी और तमिलनाडु के रीजन में भी चेंचू पाई जाती है। इसके अलावा चेंचू आंध्र प्रदेश के पार्ट में पाई जाती है। तो आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का जो रीजन है ये चेंचू के लिए है। तो अब यहीं पे हमने क्वेश्चन का आंसर राइट कर लिया, चेंचू। लेकिन अब हम देखेंगे कि चेंचू कहां है, तो केरला में भी है, चेंचू आंध्र प्रदेश में भी है और चेंचू तमिलनाडु के रीजन में भी है। ठीक, इतना पता लग गया हमें। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, लेप्चा ये उफला नहीं है, ये डाफला है। ये उफला नहीं है, ये क्या है, ये डाफला है और ये डाफर है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है लेप्चा कहां पाई जाती है। ठीक, तो लेप्चा है सिक्किम में। लेप्चा कहां पे है? सिक्किम में। मैच वर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए ऐसे सामने भी लिख रहे हैं कि हो सकता है कि इसी पीवाईक्यू से एक नया क्वेश्चन फॉर्म किया जाए और वो नया क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाए। ठीक है, तो लेप्चा कहां पे है? सिक्किम में है। अब सिक्किम की कुछ और ट्राइब्स को भी हम देख लेते हैं। जैसे सिक्किम में मिलती है एक और ट्राइब, भूटिया। कई सारे एग्जामिनेशन में भूटिया को पूछा गया है, नॉर्थ ईस्ट की है और भूटिया कहां मिलेगी? ये सिक्किम में मिलेगी। तो लेप्चा और भूटिया दोनों ट्राइब्स कहां की हैं? सिक्किम की हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा लिंबू भी सिक्किम में मिलती है। कौन है? लिंबू, ये भी सिक्किम में है। अब आता है डाफला। अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है
अरुणाचल प्रदेश में मिलती है डाफला। डाफला के अलावा अरुणाचल प्रदेश में मिरी, अबोर और मिश्मी और कौन कौन सी ट्राइब हैं? डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। याद रखिए एकदम, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट, अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन और प्रिपेयर होता है। वो क्वेश्चन क्या है कि कौन सी ट्राइब नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब नहीं है? अब आप देख क्या रहे हैं, भूटिया भी है, लिंबू भी है, लेपचा भी है, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये सब कहां पे है? सब नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो कभी ऐसा बंच भी पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, साउथ इंडिया में है या साउथ इंडिया में नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइब्स हैं वो एक स्पेशल रेस की हैं, एक स्पेशल प्रजाति की हैं। किसकी? जैसे मंगोल। तो मंगोलाइड जो प्रजातियां हैं वो नॉर्थ ईस्ट में आती हैं। इसका मतलब ये सभी जनजातियां एक विशेष प्रजाति की हैं जिन्हें हम मंगोल कहते हैं। क्लियर? अभी इसी में हम ये जो मंगोलाइड है या ये जो ईरानी तुर्की है, जो द्रविड़ है, जो लोग यहां पाए जाते हैं, उसका डिस्कशन हम करेंगे। ठीक, अब आता है डाफला। दो बार डाफर होना चाहिए। देखिए यहां पे ये डाफला नहीं होगा, ये डाफर होगा। ये क्या होगा? डाफर। डाफर जो ट्राइब है, ये डाफर ट्राइब कहां पे मिलेगी? ये डाफर ट्राइब मिलेगी गुजरात में। अब यही क्वेश्चन मैच वर्ड में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है डायरेक्टली, यहां पे सब दे देगा और बोलेगा मैच वर्ड में लगाइए। तो चेंचू, चेनू भी लिखता है कहीं पे, चेंचू, लेपचा, डाफर और डाफला। अब देखिए आते हैं हम ट्राइब्स को लेकर के मेन पॉइंट। क्या है ट्राइब्स के मेन पॉइंट? इंडिया में सेंसस होती है 2011 का सेंसस, और 2011 का जो सेंसस है वो ये कहता है कि इंडिया में जो ट्राइब्स का परसेंटेज है वो कितना है? वो 8.6%। यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंडिया में कितनी है? 8.6%। एक और क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि इंडिया में टोटल ट्राइब्स, देखिए जितने ज्यादा क्वेश्चन हम फॉर्म कर पाएंगे एग्जामिनर के पूछे गए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? 365 पूछेगा टोटल ट्राइब्स इंडिया में कितनी है, तो आप कहेंगे 365, 8.6% एंड 365। एक और क्वेश्चन होता है वो ये कि मैक्सिमम ट्राइब्स, सर्वाधिक जनजातियां स्टेट वाइज, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा जनजातियां किस प्रदेश में हैं, फिर किस प्रदेश में, फिर किस प्रदेश में, ऐसा सीक्वेंस भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। इसे भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा कहां पे है? एमपी, मध्य प्रदेश। नंबर ऑफ, ध्यान रखिएगा ये क्या कह रहा है? मैक्सिमम ट्राइब्स स्टेट वाइज, ये पॉपुलेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस ट्राइब्स की किस स्टेट में रहती है, तो आप कहेंगे एमपी। सीक्वेंस देख लेते हैं। नंबर 2 पे आता है ठीक एमपी जैसा ही स्टेट है जहां पे ट्राइब्स ज्यादा हैं, जिसे हम कहते हैं ओडिशा, सॉरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र
नंबर 3 पे है ओडिशा। ये 3 तो जरूर याद रखिएगा, एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा। फिर वेस्ट के 2 स्टेट हैं जो कि बहुत पहाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे ट्राइब्स हैं। पहाड़ी, जब मैंने ये वर्ड यूज किया है तो अभी उसका भी एक क्वेश्चन आपको, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताएंगे। ओडिशा, फिर वेस्ट में राजस्थान और गुजरात। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से वेस्ट के 2 स्टेट हैं जिनमें ट्राइब्स का परसेंटेज या ट्राइब्स ज्यादा रहती हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, राजस्थान और गुजरात। लेकिन 4 पे होगा गुजरात और 5 पे होगा राजस्थान। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये तो है नंबर, ये तो पॉपुलेशन की बात कर रहा है, लेकिन परसेंटेज में कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा परसेंटेज है ट्राइब्स का, 2 क्वेश्चन बनता है। एक, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइब्स की किस स्टेट में रहती है, तो आप कहेंगे एमपी में है। नंबर 2 पे कहेगा तो महाराष्ट्र में है, नंबर 3 पे कहेगा तो ओडिशा में है, नंबर 4 पे कहेगा तो गुजरात में है, नंबर 5 पे कहेगा तो राजस्थान में है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि परसेंटेज वाइज उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन में कितना परसेंट ट्राइब्स का है, इस सीक्वेंस में सबसे ज्यादा लीडिंग स्टेट कौन सा है। तो नंबर 1 पे है मिजोरम, यानी नॉर्थ ईस्ट का। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस रीजन में ट्राइबल परसेंटेज सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन तो आपने बता दिया कि एमपी में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन परसेंटेज नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है, जिसमें मिजोरम है, नागालैंड है और मेघालय। मिजोरम, नागालैंड, नंबर 3 पे मेघालय। तो 2 बातें एकदम याद, परसेंटेज पूछेगा तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, और अगर टोटल पॉपुलेशन पूछेगा तो एमपी, महाराष्ट्र और ओडिशा। बाद में पूछेगा तो गुजरात और राजस्थान का भी नाम हम ऐड कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है, थोड़ा सा कठिन कह सकते हैं या टिपिकल कह सकते हैं, एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक, वो क्या है, वो ये है कि ट्राइब्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि ट्राइब्स रहती कहां पे हैं, प्लेन्स एंड मैदानी क्षेत्रों में क्या ट्राइब्स रहती हैं। कॉन्सेप्ट दिया, एक स्टेटमेंट दिया कि सबसे ज्यादा जो जनजातियां हैं वो कहां पे निवास करती हैं और कहां पर नहीं करती हैं, या कई प्लेस दिया, बोला कहां पे है कहां पे नहीं है। तो प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स, यानी मैदान और तटीय मैदान, इन दोनों जगहों पे क्या है, कम जनजातियां, कम जनजातियां हैं। ठीक, तो ज्यादा कहां है, कहां पे होंगी, हिल्स और प्लेट्यू, यानी पहाड़ी और पठार, एंड फॉरेस्ट। पहाड़ी और फॉरेस्ट्स में ज्यादा ट्राइब्स हैं। कहां पे ज्यादा ट्राइब्स हैं, पहाड़ी और फॉरेस्ट में ज्यादा ट्राइब हैं। एक क्वेश्चन यहां से हो गया, एक क्वेश्चन यहां से हो गया, ये कॉन्सेप्चुअल मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गया। एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं पी वी टी सी। पी वी टी सी,
18 स्टेट में ट्राइब्स का पीवीटीसी ग्रुप रहता है। क्या है पीवीटीसी? पीवीटीसी क्या है, कभी नाम सुना है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल, ठीक है, पीवीटीजी है ये, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी ऐसे जनजातियों का समूह जो क्या है, जो कमजोर स्थिति में है, मुश्किल स्थिति में है। अंडमान निकोबार की जारवा, टोम्पेन, ओंगे, जारवा, शोम्पेन, ओंगे, सेंटलीज, अंडमानी, ये सभी जो जनजातियां हैं, जारवा, शोम्पेन, ओंगे, सेंटलीज, अंडमानी, ये सभी क्या है, बहुत कम संख्या में है। ये इकोनॉमिकली या नंबर्स में अब बहुत कम बची हुई हैं, ठीक है, बहुत कम बची हुई है, ज्यादा ये है नहीं। 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में ऐसी 75 जो जनजातियां हैं वो क्या है, बहुत कमजोर स्थिति में, ठीक है। अब कुछ और ट्राइब्स हैं इंडिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और सब एक क्वेश्चन और कि सबसे ज्यादा कौन सी पॉपुलेशन किस ट्राइब्स की है और उनका सीक्वेंस लगाने के लिए, ठीक है, बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप, ये भी क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप यहां पे लिख देते हैं। बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप, सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? तो बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप में भील, याद रखिएगा। भील जो वर्ड है ना, ये कैसे बना है? भील वर्ड बना हुआ है बील से, BIL, इसी से बना हुआ है बील। और जो बील का मतलब होता है धनुष, बील का मतलब क्या होता है? धनुष। और धनुष सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है भील के द्वारा, ठीक है। तो बील, भील, उसके बाद गोंड, और फिर नंबर 3 पे संथाल। तो भील, गोंड और संथाल। भील कहां पे है? भील मध्य प्रदेश में है, भील राजस्थान में है, भील गुजरात में है। 3 बड़े एरिया भील के हैं। मध्य प्रदेश इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान भीलों का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है। ज्यादातर भील जो हैं वो क्या करते हैं? वो धनुष से शिकार करते हैं। रहते कहां पे हैं? अरावलीज और विंध्याचल के रीजन में रहते हैं। क्लियर? एक और ट्राइब ग्रुप है जो बहुत चर्चा में है, वो होता है गोंड। कहां होता है? गोंड। गोंड, यहां से भील से याद आया कि हिल्स, प्लेट्यूज और डेजर्ट रीजन में क्या होता है, ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है। भील के अलावा है गोंड। भारत गोंड यानी गोंडवाना लैंड, आपने सुना होगा ना, गोंडवाना लैंड। तो जो गोंड है वो किस प्रजाति के हैं? वो द्रविड़ है। द्रविड़ प्रजाति कहां रहती है? द्रविड़ प्रजाति, द्रविड़ जो प्रजाति है, रेस है, वो साउथ इंडिया में रहती है, दक्षिण भारत में रहती है। जबकि नॉर्थ ईस्ट की जो प्रजाति है वो मंगोलायड है। और जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की प्रजातियां हैं उनमें क्या है? उनमें मंगोलायड और कॉकेशियंस के मिक्सचर हैं, समटाइम द्रविड़ के भी मिक्सचर्स हैं, ठीक है। फिर भारत में तुर्की ईरानी ग्रुप भी है। पठान जो है ना, वो तुर्की ईरानी प्रजाति के हैं। पठान जो जनजाति है वो तुर्की ईरानी प्रजाति के हैं, ठीक। अब जैसे द्रविड़ में मुंडा, ये द्रविड़ है, ठीक है।
खोंडोलाइट नाम आपने सुना होगा। तो जो खोंड हैं, खोंडोलाइट, ये वो जनजातियां हैं जो खोंड, वो क्या है, वो सभी द्रविड़ हैं। तो द्रविड़ साउथ इंडिया में है, नॉर्थ और वेस्ट में मेडिटेरेनियन, मंगोलाइड, नॉर्थ ईस्ट में मंगोलाइड, ये सभी प्रजातियां भारत में हैं और उन्हीं में बनी हुई ये जनजातियां हैं। यानी रेस अलग है, ट्राइब अलग है, मानव जाति अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, प्रजाति और प्रजातियों में जनजातियां। हम क्या पढ़ रहे थे अभी? जनजाति। ठीक है। ऐसे नागा है, नागा कहां है? नागालैंड, या कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो मध्य का भाग है वहां नागालैंड रहते हैं, शिकारी हैं ये। ऐसी एक जनजाति है, गोंड की बात कर रहे थे, कृषि और पशुपालन करते हैं गोंड। गोंड मुर्गी पालन भी करते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है गोंड। ठीक है। चलिए, और जनजातियों में जैसे एक और लेते हैं, संथाल। संथाल छोटा नागपुर प्रजाति की, छोटा नागपुर की जनजाति है। छोटा नागपुर रीजन ओडिशा और वेस्ट बंगाल में रहती है। छोटा नागपुर के रीजन में, वेस्ट बंगाल के रीजन में और ओडिशा के रीजन में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, कहां पे? कोल माइंस में, स्टील प्लांट्स में, वो सब कौन है? ज्यादातर उसमें संथाल है। ठीक है। एक और जनजाति है जिसे हम कहते हैं टोडा। टोडा कहां रहती है? टोडा नीलगिरी में रहती है, पशुपालक है। टोडा कहां है? नीलगिरी में रहती है और पशुपालक है। इसके अलावा एक और जनजाति है भूटिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के फेमस फुटबॉलर रहे हैं बाओचुंग भूटिया। ठीक है। तो बाओचुंग भूटिया कहां है? बाईचुंग भूटिया जो ट्राइब्स है ये मोस्टली नॉर्दर्न माउंटेन रीजन में है। जैसे कहां पे? जैसे उत्तराखंड में, जैसे हिमाचल प्रदेश में, एंड वेरी सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक और जनजाति है जिसे हम गद्दी कहते हैं। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में रहती है और ये सीजनल माइग्रेटर्स हैं। गद्दी क्या है? सीजनल माइग्रेटर्स, यानी हिमाचल प्रदेश में भेड़ पालन का काम करती है गद्दी, और जब ठंड पड़ने लगती है तो ये पहाड़ों से नीचे की तरफ आ जाते हैं, फिर जब ठंड खत्म होती है तो पहाड़ों से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। तो गद्दी पशुचारक है। ठीक। टोडा भी क्या है? टोडा नीलगिरी में रहते हैं और पशुपालक है। नीलगिरी मतलब साउथ इंडिया में। तो टोडा कैसे हुए? द्राविड़ हुए। क्लियर? तो ये हमने जनजातियों के बारे में एक बड़ा टॉपिक क्लियर किया है। अब आते हैं आगे। मेघालय का पठार भाग है। ठीक। अब देखिए, मेघालय का हिमालय श्रेणी, हिमालय कैसी है? तृतीय काल। हिमालय कैसी है? तृतीय काल की मोड़दार पर्वत। तृतीय काल के मोड़दार पर्वत, यानी टर्शरी एरा के फोल्डेड माउंटेन्स हैं। और किससे बने हैं? अवसादी चट्टानों से बने हैं। किससे बने हैं? अवसादी चट्टानों से बने हैं, यानी सेडिमेंट्री रॉक से बने। क्लियर? प्रायद्वीप पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये भारत का ओल्डेस्ट फिजिकल पार्ट, भारत का सबसे पुराना भौतिक क्षेत्र है। 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। क्लियर? और किसका बना हुआ है? ये प्री कैम्ब्रियन, क्या कहेंगे इसे? प्री कैम्ब्रियन। किस रॉक का पूछेगा? गोंडवाना। देखिए क्वेश्चन एक लेवल टफ ही पूछेगा। तो गोंडवाना जो है वो किसका बना हुआ है? वो प्री कैम्ब्रियन। ये वो टाइम है जब चट्टानें बननी शुरू हुई थी। या कह सकते हैं कि जो गोंडवाना है वो किसका बना हुआ है? वो इग्नियस रॉक का बना हुआ है, आग्नेय चट्टान। और कौन सी? ग्रेनाइट, नीस और
शिस्ट। कौन कौन सी चट्टान? द साउथ इंडियन प्लेटू इज फॉर्म्ड बाय या मेड बाय ग्रेनाइट, नाइस एंड शिस्ट। क्लियर? फिर पूर्वी घाट पर्वतों का, ये पूर्वी घाट जो है ना, ये फोल्डेड टाइप का था, और अब ये नदियों द्वारा क्या किया गया है? काट दिया गया है बीच बीच से, नदी द्वारा काट दिया गया। अभी सबका फिगर बना के देखेंगे। फिर है सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज जो है वो एमपी में है, और सतपुड़ा रेंज जो है उसका थोड़ा सा पार्ट महाराष्ट्र में है, मोस्टली एमपी में है। ठीक है, किसकी बनी हुई है? ग्रेनाइट प्लस बेसाल्ट। इसकी बनी हुई है ग्रेनाइट और बेसाल्ट की बनी हुई है। अब क्वेश्चन कह रहा है मेघालय प्लेटू जो पार्ट है वो पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, प्रायद्वीप का। एक फिगर यहां बना के भी हम देख लेते हैं कैसे पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। ये एक रफ फिगर है इंडिया का। यहां पे है फोल्डेड माउंटेन। अब इस फिगर में दो बातें इंपॉर्टेंट देखिए, एक पार्ट यहां तक गया है और एक पार्ट यहां तक। तो जो राजस्थान का पार्ट है ना, और जो मेघालय, ठीक, और एक और प्लेस है कार्बी एंगलोंग। कार्बी एंगलोंग, याद रखिएगा, कार्बी एंगलोंग जो है ये असम में है। अभी तक आप क्या क्वेश्चन समझ रहे थे कि मेघालय प्लेटू किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। क्लियर? लेकिन एक टर्म और जोड़ लीजिएगा उसमें, कार्बी एंगलोंग। कार्बी एंगलोंग कहां का प्लेस है? असम का प्लेस है। और कार्बी एंगलोंग भी साउथ इंडिया की जो ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट चट्टानें हैं वो मेघालय के साथ साथ असम के कार्बी एंगलोंग रीजन में भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब एक फिगर के थ्रू देखते हैं कि जो मेघालय का पार्ट है वो कैसा है और कैसे बना हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके भी। एक देखिए, फिगर हमेशा बनाया कीजिए, जितना ही ज्यादा फिगर बनाएंगे उतना ही पॉइंट क्लियर होता है, और पेंसिल से बनाया कीजिए ताकि आसानी हो। ये पार्ट है असम का, ठीक। ये पार्ट है मेघालय। ये किसका पार्ट है? मेघालय। हुआ क्या कि इस पार्ट को बीच से नदियों ने क्या किया? काट के खत्म कर दिया। इस पार्ट को नदियों ने बीच से काट के खत्म कर दिया, और ये जो बीच का गैप है इसको कहते हैं गारो मालदा गैप। क्या कहेंगे? गारो मालदा गैप। क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो मेघालय का पार्ट है, या और यहां पे है कार्बी एंगलोंग, मैं लिख दे रहा हूं कार्बी एंगलोंग। ये कार्बी एंगलोंग का पार्ट, ये दोनों पार्ट किसके पार्ट हैं? पेनिनसुलर प्लेटू के पार्ट हैं। मेघालय प्लेटू का हाईएस्ट पीक जो है वो कौन है? वो शिलोंग पीक है। किसका बना हुआ है मेघालय प्लेटू? तो ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट का बना हुआ है। मेघालय प्लेटू में मैं यहां एक फिगर बना रहा हूं, ऐसे मेघालय प्लेटू है, ऐसा देखिए इस तरीके का है मेघालय प्लेटू। यहां पे हिल्स हैं, एक हिल, दूसरी हिल और तीसरी हिल। इसका नाम है गारो, इसका नाम है खासी, और इसका नाम है जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। तो ये जो खासी हिल्स है ना,
इसी खासी हिल्स के साउथ में, खासी हिल्स के साउथ में कौन है, इसी के दक्षिण में कौन है, दो प्लेस, एक चेरापूंजी और दूसरा मासिनराम। मासिनराम क्या है, मासिनराम हाईएस्ट रेनफॉल रीजन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि खासी कहां है, तो आप मासिनराम कहां, आप कहेंगे खासी हिल्स के साउथ में। ठीक है, तो कार्बी एंगलोंग गारो मालदा गैप किससे अलग हुआ है, मेघालय प्लेटू किससे अलग हुआ है, ये पार्ट क्या है, ये है गारो मालदा गैप। क्या है, गारो मालदा गैप है, यानी गारो और मालदा दो प्लेसेस हैं, दोनों के बीच में गैप है, जिसने पेनिनसुलर प्लेटू को सेपरेट कर दिया किससे, मेघालय पठार। क्लियर, मेघालय प्लेटू क्लियर हो गया। और ये जो गारो खासी जयंतियां है ना, ये ट्राइब्स के भी नाम हैं, मेघालय में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, उनके नाम हैं गारो, खासी एंड जयंतिया। ठीक है, चलिए इस प्लेस पे एक रिवर है धनश्री, ये भी याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है कौन सी रिवर है, तो धनश्री रिवर इस प्लेस की रिवर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है, पेट्रो रसायन, एक टर्म पहले देख लीजिए, पेट्रो और रसायन। जब भी पेट्रो रस केमिकल आएगा तो ये है पेट्रोल। ठीक, अब पेट्रोल कहें या ये कह सकते हैं, पेट्रोल से ज्यादा उपयोगी शब्द है क्रूड ऑयल, या कच्चा तेल, या मिनरल ऑयल, या मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स का क्या है, एक मिक्सचर है। अब ये हाइड्रोकार्बन्स का जो मिक्सचर है वो कैसे और कहां पे काम करेगा, ये पहले देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर में कौन कौन होगा, इसके मिक्सचर में आपने सुना होगा, कई बार नहीं सुना होगा तो देखा होगा, वो कि नेचुरल गैस, तो जहां से पेट्रोल मिलता है वहां से नेचुरल गैस भी मिलती है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और क्या मिलेगा, पेट्रोलियम, और क्या मिलेगा, नेफ्था, नेफ्थलीन समझते हैं ना, तो नेफ्था जो है वो इसी हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर में मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर कुछ कंपाउंड्स भी हैं जो इसी में मिलेंगे। ठीक है, जैसे किसके कंपाउंड, कैल्शियम कार्बाइड, ये भी केमिकल कहां मिलेगा, हाइड्रोकार्बन से मिलेगा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड के कंपाउंड्स भी कहां मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन से मिलेंगे। अब पूछ रहा है, इसे सिंपली ये कह लें कि जहां पे तेल शोधनशाला होगी, क्या होगी, तेल शोधनशाला, या हम कह लें कि जहां पे रिफाइनरी होगी, रिफाइनरी से
जो कच्चा सामान निकलता है पेट्रोल को अलग करने के बाद, डीजल को अलग करने के बाद, फिर क्या बनेगा? फिर हमें गैसोलीन बचेगा। फिर क्या बचेगा? हमें वो जो सड़क बनाने वाला डामर होता है वो बचेगा, वैक्स बचेगा। ये सब क्या होंगे? ये वो वस्तुएं हैं जो बनती हैं। ठीक है। जामनगर एक रिफाइनरी है जो दुनिया की बड़ी रिफाइनरीज में से जानी जाती है। इसका मतलब क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल, कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक जामनगर, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर, ये रिलायंस इंडस्ट्री की प्राइवेट सेक्टर की है। तो यहां से जो कच्चा सामान निकलता होगा वो भी तो ज्यादा निकलता होगा। तो ऐसे प्लेसेस पे एक इंडस्ट्री लगाई जाती है जिसे कहते हैं हम पेट्रोकेमिकल। ठीक है, पेट्रो रसायन। अब ये पेट्रो रसायन इंडस्ट्री वहां लगेगी जहां पे आसपास रिफाइनरी हो। तो क्या बनता है इस पेट्रो रसायन में? इस पेट्रो रसायन में बनता है आर्टिफिशियल फाइबर, यानी कृत्रिम रेशा। यहीं पे बनेगा प्लास्टिक, इसी में बनेगा फार्मा, यानी दवाइयों का काम भी यहीं पे होगा। पेट्रोकेमिकल में जितना भी आपने रेयॉन, नाइलॉन जानते हैं ना, वो सब कहां होगा? वो सब पेट्रोकेमिकल में होगा। बात समझ रहे हैं? तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वहीं पे लगेगी जहां पे क्या होगा? रिफाइनरी। ठीक। इसके अलावा क्या करेंगे पेट्रोकेमिकल में? आपने पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक का उपयोग कहां करेंगे? इसी में। पहले घरों में से होता था कि अगर पानी रुका हुआ है तो उसमें क्या डाल देंगे? मिट्टी के तेल की बूंदें या पेट्रोल लाके डाल दीजिए। तो क्या होता था? मर जाते थे जो उसमें जीव होते थे। क्यों मर जाते थे? अक्सर जानवरों के शरीर में जो रोग हैं, जो कट घाव है, उसको दूर करने के लिए उसमें से डीजल या पेट्रोल लगाया करते, कीटनाशकों को, कीटों को मारने के लिए। ठीक। अब अंकलेश्वर, ये गुजरात का, अंकलेश्वर कहां है? गुजरात। और गुजरात में ये क्या करता है? गुजरात में ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है। यहां से क्या निकलता है? अंकलेश्वर से तेल निकाला जाता है। अंकलेश्वर कहां पे? गुजरात में है। नून माटी जो है ये असम में है। और मथुरा जो है ये आप जानते ही हैं कि यूपी में है। रिफाइनरीज, तो जब जब रिफाइनरीज होंगी तब तक क्या होगा? तब तब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगाई जाएगी। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगाने के बाद आर्टिफिशियल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फार्मा इंडस्ट्री, सिंथेटिक डिटर्जेंट बनेंगे। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत पहले से नहीं है, ज्यादातर इंडस्ट्रीज स्वतंत्रता के पहले की हैं। लेकिन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, अब यहां आते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इंडिया में 1966 में लगी। जब, और ये कैसी थी? ये पब्लिक सेक्टर की थी, यानी जिसे हम सरकारी कह सकते हैं। कब लगी? 1966 में। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, 1966 में। इसका मतलब क्या? कि अभी भारत में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री नई है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दो अलग अलग स्टेटमेंट लिख के यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। पेट्रोकेमिकल पॉलिसी, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि पेट्रोकेमिकल पॉलिसी कब बनी? पेट्रोकेमिकल पॉलिसी ये 2007 में बनी थी। कब बनी पेट्रोकेमिकल पॉलिसी? 2007। तो जहां जहां पे
रिफाइनरीज होंगी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वहां पे बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। और इसमें कुछ खास नहीं। एक और टॉप पॉइंट लेते हैं, लीडिंग पेट्रोकेमिकल स्टेट, यानी सबसे ज्यादा पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे महाराष्ट्र। ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे गुजरात और नंबर 2 पे महाराष्ट्र। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन सा कोयला क्षेत्रों से काफी दूर है? कोयला क्षेत्रों से काफी दूर है। Which of the following iron and steel centers in India is located far from coal fields? जब भी इंडिया में कोल फील्ड का नाम आए ना, तो दो बातें याद रखिएगा। पहला तो ये रिवर बेसिन में है। ये कहां पे है? रिवर बेसिन में। और कौन सी रिवर बेसिन में? नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में है। और कहां पे? दामोदर। और कौन सा बेसिन? महानदी। और कौन सा बेसिन? सोन। ठीक, इसके अलावा और कौन सा बेसिन? गोदावरी। ये 4 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके बेसिन में क्या मिलता है? कोल। खास बात एक याद रखिएगा कि जब भी इंडिया में कोल आएगा तो इंडिया का मैक्सिमम कोल जो है वो गोंडवाना टाइप का है। तो एक तो रिवर बेसिन, दूसरा गोंडवाना टाइप। जब भी गोंडवाना नाम आएगा तो गोंडवाना काल का इंडिया में जितना भी कोल है वो ज्यादातर कहां है? गोंडवाना टाइप का है। क्लियर? और बेस्ट टाइप का नहीं, बेस्ट टाइप का एंथ्रेसाइट होता है। वैसे ज्यादा यूजफुल जो है वो सेकेंड बेस्ट टाइप जो होता है बिटुमिनस, वही होता है। क्यों? एंथ्रेसाइट कड़ा होता है, उसको तोड़ना और उसको यूज करना कम जगह पे मिलता है, इसलिए उसको यूज नहीं करते हैं। जबकि जो बिटुमिनस है इसी को कोकिंग कोल के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम यूज कर लेते हैं। किसके लिए? लोहा पिघलाने के लिए, बिजली बनाने के लिए। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल और भद्रावती। इसमें 3 प्लेस बोकारो, कुल्टी, आसनसोल और भद्रावती, कुल्टी, आसनसोल और दुर्गापुर, ये तीनों ही कोल रीजन में मिलते हैं। ठीक, बोकारो झारखंड। अब जो झरिया के पास ही हो उसको कोयले की क्या कमी? इंडिया का बिगेस्ट बिटुमिनस सेंटर है झरिया। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। जो रानीगंज के पास हो, इंडिया के सबसे बड़े कोल फील्ड्स में से एक, उसे कोयले की क्या दिक्कत? कुल्टी, आसनसोल, ये वो प्लेस है जो भारत में सबसे पहले कुल्टी जैसे ही आए। ठीक, तो ये जानिए कि भारत का सबसे पहला आयरन एंड स्टील प्लांट जो लगा वो कहां लगा था? वो कुल्टी लगा था। ठीक है, और कुल्टी कहां पर है? कुल्टी जो है वो झारखंड में है और झरिया के पास है। अब आते हैं भद्रावती। भद्रावती जो कर्नाटक में है, यहां पे लकड़ी और
हाइड्रो पावर से ऊर्जा मिलती है, बाकी कहीं से ऊर्जा इसे नहीं मिलती है। तो दूर कौन हुआ कोयला फील्ड से? भद्रावती इसका राइट आंसर हुआ। लेकिन अभी बात यहीं खत्म नहीं हुई, ठीक है। सबको एक एक करके मेंशन करेंगे। ये क्वेश्चन का एक मैंने छोटा सा आंसर किया है। अब आयरन एंड स्टील है ना, तो इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी कर लेते हैं। आयरन एंड स्टील, देखिए एक कुछ लेक्चर्स आपको लेंदी लगेंगे, लेकिन उसके बाद जब बातें रिपीट होने लगेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। तो आप क्या करेंगे, अब क्योंकि आपको रिवाइज होगा, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में 50% देश के उद्योगों की 50% जो कैपिटल है, पूंजी है, वो यही है, ठीक। 5 लाख डायरेक्ट एंड 20 लाख इनडायरेक्ट। क्या 50 लाख लोगों को डायरेक्ट और 20 लाख लोगों को इनडायरेक्टली क्या मिलता है? क्या मिलेगा यहां पे? इनको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार। किसमें लगा हुआ है? लौह इस्पात उद्योग में लगा हुआ है, ठीक। लौह इस्पात उद्योग कैसा उद्योग है? ये भार राशि है, यानी यहां पे वे लूजिंग हो जाती है। ज्यादा सामान ला करके कच्चा और कम लोहा बनता है, इसीलिए ये कहां लगेगा? भार राशि उद्योग। इसीलिए कहां लगेगा ये? रॉ मटेरियल रीजन में, यानी किन क्षेत्रों में लगेगा? जहां पर कच्चा सामान हो, के क्षेत्र में, ठीक। शुरुआत कहां से होती है? स्टार्ट होता है 1870 में, जब दो जगहों पे, कहां पे? दो जगहों पे, एक कुल्टी, एक कहां पे? कुल्टी, और दूसरा बर्नपुर। कहां पे? कुल्टी और बर्नपुर। अभी हमने बात की थी ना कुल्टी, तो कुल्टी कहां पे है? झारखंड में है। और बर्नपुर कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है। कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। देखिए इसमें मैं फिगर ज्यादा प्रयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि लेक्चर और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बर्नपुर कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है। दोनों जगहों पे 1870 में क्या हुआ? एक कारखाना लगा। किसने लगाया? बाय बंगाल आयरन वर्क्स लिमिटेड। बाद में यही IISCO हो गया, इसको इंडियन स्टील। यही क्या हो गया? इसको हो गया। बाद में इसको कभी मर्जर सेल में हो गया। तो 1870 में शुरुआत होती है, ठीक, कुल्टी और बर्नपुर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला कारखाना लगा वो 1907 में कहां पे लगा? साकची। साकची जो कि अब जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। और ये जमशेदपुर वही टाटा, कौन सा प्लांट लगा? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 1907 में जमशेदपुर में क्या लगा? टिस्को कंपनी का कारखाना लगा। फिर एक कारखाना आता है 1923 में VISL,
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। और ये कहां लग रहा है? ये वही लग रहा है जिसे हम कहते हैं भद्रावती कर्नाटक, जिसके पास कोई भी कोल रीजन नहीं है। और यही VISL, ये क्या था? फर्स्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट। पहला पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन था? VISL या भद्रावती विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। कहां पर? भद्रावती में, 1923। अब इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो कब हुआ? वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हुआ, जब विदेशी सहायता से भारत में क्या हुआ? स्टील प्लांट्स लगाए गए। जैसे कौन कौन से स्टील प्लांट लगाए गए? भिलाई। कौन सा स्टील प्लांट लगाया गया भाई? भिलाई। ठीक, भिलाई कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। कौन लगा रहा है प्लांट? भारत का प्रमुख मित्र, जो भारत के कई बार साथ था। क्या नाम था उसका? सोवियत रूस। ठीक, तो भिलाई कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। भिलाई कहां पे है? छत्तीसगढ़। और कौन लगा रहा है? रशिया लगा रहा है। ठीक, उसके बाद कारखाना लगता है एक और देश जो भारत पर राज करके जा चुका था, ब्रिटेन। वो भी भारत में कारखाना लगा रहा है। कहां लगा रहा है? दुर्गापुर में। कहां लगा रहा है? दुर्गापुर में। और ये जो दुर्गापुर का कारखाना है ना, ये कहां पे, कौन लगा रहा है? दुर्गापुर, बंगाल। कौन लगा रहा है? ब्रिटेन लगा रहा है। ठीक है, अब ये ब्रिटेन लगा चुका, रूस लगा चुका, तो एक और कारखाना लग रहा है उड़ीसा में, राउरकेला। और कौन लगा रहा है? तब ये वेस्टर्न जर्मनी लगा रहा। कौन लगा रहा था? वेस्टर्न जर्मनी। ठीक है, 1964 में, यहां मैं लिख दे रहा हूं, 1964 में बोकारो प्लांट, बोकारो प्लांट बाय कौन? बाय रशिया। क्लियर? अब आते हैं कुछ फैक्ट्स पे। सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री चाइना है। उसके बाद इंडिया इज द सेकेंड लीडिंग स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे कौन है? इंडिया है। नंबर 1 पे कौन है? चाइना है। 3 पे जापान, और फिर यूनाइटेड स्टेट। यहां पे लिख दे रहा हूं, स्टील निर्माता, स्टील मैन्युफैक्चरर्स। नंबर 1 पर कौन? चाइना। नंबर 2 पे कौन? इंडिया। नंबर 3 पे कौन? जापान। नंबर 4 पे कौन? USA। ये भी याद रखिएगा, एकदम करंट का डेटा है, कोई चेंज नहीं। जितने भी डेटा यहां पे बताएंगे वो सब बहुत लेटेस्ट हैं। क्लियर? चलिए, तो शुरुआत जिसकी होती है झरिया और कुल्टी और बर्नपुर से, प्राइवेट सेक्टर में। 1973 में एक और इंपॉर्टेंट काम होता है। 1973 में एक और काम होता है, जब सेल, स्टील, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना होती है। जितने भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं, सबके संचालन की जिम्मेदारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दी जाती है। ठीक, अब क्वेश्चन की तरफ एक बार फिर आते हैं। बोकारो को जो झारखंड में है, कहां से कोयला मिलेगा? झरिया से कोयला मिलेगा। बोकारो कहां से? मेन और भी प्लेसेस हैं, लेकिन बोकारो को झरिया से कोयला मिल रहा है।
दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। अभी मैंने बात की कि दामोदर रीजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोल, तो उसको कहां से मिलेगा? मैंने क्या बताया, रानीगंज प्लेस था ना, रानीगंज, रानीगंज के अलावा झरिया से भी मिलता है और कोयला यहां पर जाता है। मेनली क्या है, रानीगंज। कुल्टी 1870 में यहीं से इसको ने अपना कारखाना लगाने की शुरुआत की, यहीं से तो आया। ठीक, 2003 में इस कारखाने को बंद कर दिया गया था, फिर 2008 में शुरू किया गया। और झरिया जिसके पास है उसको कोयले की क्या दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, तिलैया बांध कोनार नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध ताप्ती नदी। अब देखिए, पहले मैच पे आते हैं। सरदार सरोवर बांध ठीक नर्मदा नदी पर है, बहुत विवादास्पद परियोजना है, एकदम सही है। तिलैया कोनार नदी पे है, ये भी बिल्कुल सही है। तिलैया, कोनार, मैथान, पांचेथिल, ये सब महानदी उसकी सहायक नदियों पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, बिल्कुल सही है, एमपी में है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये ताप्ती नदी पर नहीं है, कृष्णा नदी पर। ठीक है, चलिए अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब एक एक करके आते हैं। जैसे पहला है नर्मदा नदी, भारत में नर्मदा, यहां से एक एक करके करते हैं। नर्मदा, नर्मदा कहां से आती है? देखिए, सतपुड़ा की, मैं सब क्लियर एक एक साथ करूंगा। सतपुड़ा की, मैकाल रेंज, सतपुड़ा की मैकाल रेंज, और मैकाल में एक पीक है, क्या नाम है उसका? अमरकंटक। अमरकंटक से कौन आ रहा है? नर्मदा आ रही है। ठीक, कहां से बहती है? फॉल्ट से बहती है, भ्रंश से बहती है। और भ्रंश से बहने का क्या कॉन्सेप्ट है? ये ऊपर जो है वो कौन है? वो विंध्यन है। ठीक, नीचे से आ रही है यहां पर ये नर्मदा, ये कौन है? नर्मदा। और उसके नीचे कौन है? ये है मैकाल, और इस रेंज को कहते हैं हम सतपुड़ा। दो इंपॉर्टेंट डैम बनाए गए नर्मदा नदी पर, जिसमें एक का नाम है, एक का नाम है सरदार सरोवर परियोजना, और दूसरे का नाम, जो कि वैसे तो तीन इंपॉर्टेंट बांध हैं, एक है सरदार सरोवर और एक है नर्मदा सागर। ठीक है, सरदार सरोवर, नर्मदा सागर, और तीसरा जो बांध है जिसे हम ओंकारेश्वर भी कहते हैं। ठीक, सरदार सरोवर परियोजना कहां पर है? गुजरात में। ठीक, और जो ओंकारेश्वर है और जो नर्मदा सागर परियोजना है वो कहां पर है? एक तो सरदार सरोवर परियोजना हो गई और दूसरी नर्मदा सागर। नर्मदा सागर को इंदिरा सागर डैम भी कहते हैं, एमपी में। ठीक है, नर्मदा सागर के हैं या
इंदिरा सागर के हैं, एमपी में है, और सरदार सरोवर परियोजना जो है वो गुजरात में है। खास बात एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। यहां पे है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना का सबसे बड़ा एडवांटेज किसको मिलता है? सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा ये गुजरात को। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है? एमपी। क्यों? 200 से ज्यादा गांव एमपी में क्या होंगे? विस्थापित होंगे, डूब जाएंगे। 15 लाख लोग विस्थापित होंगे। तो नुकसान किसको है? एमपी को। फायदा किसको है? गुजरात को है। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किसकी ज्वाइंट परियोजना है? राजस्थान और एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र की ज्वाइंट परियोजना है। ठीक। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो दो लोगों का नाम आता है, फेमस नाम है, वो किसका नाम है? वो बाबा आमटे। बहुत फेमस नर्मदा बचाओ आंदोलन के एक्टिविस्ट रह चुके हैं, जिनका नाम है बाबा आमटे। ठीक। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के सेक्शन में भी ये इंपॉर्टेंट आता है कि कौन है जिसने नर्मदा बचाओ आंदोलन को लीड किया। ठीक है। तो हो सकता है कभी बाबा आमटे ना दे, तो और क्या नाम दे सकता है? और नाम दे सकता है मेघा पाटेकर। तो बाबा आमटे और मेघा पाटेकर ये किससे हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें सरदार सरोवर परियोजना उसका एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और नदियां हैं जैसे कृष्णा। तो जब भी कभी दक्षिण भारत की नदियों का क्रम आएगा, साउथ इंडिया रिवर का क्रम, ठीक, बड़ी से छोटी, तो नंबर 1 पर आएगा गोदावरी, नंबर 2 पे आएगा कृष्णा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कृष्णा इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक। और अगर ऑल ओवर में लेंगे तो सबसे बड़ी नदी भारत में गंगा, उसके बाद सबसे बड़ी नदी कौन आती है? गंगा के बाद गोदावरी, भारत में बहने वाली, फिर कृष्णा आती है और फिर यमुना आती है। ठीक है। तो ये साउथ इंडिया में नदियों का अक्सर क्रम भी पूछ लेता है। चलिए, कृष्णा नंबर 3 पर है कावेरी, फिर 4 पे है महानदी। ये 4 का सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। कृष्णा और कृष्णा की सहायक, अच्छा कृष्णा आती कहां से है ये करके देख लेते हैं। गोदावरी कहां से आ रही है, कृष्णा कहां से आ रही है? कृष्णा को पहले देखते हैं। कृष्णा और गोदावरी दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं, ये भी पहले कर लेते हैं। दोनों ही महाराष्ट्र से आ रही हैं। दोनों कहां से आ रही हैं? महाराष्ट्र से आ रही। क्लियर। दूसरी खास बात कि महाराष्ट्र से आने वाली जो गोदावरी है और कृष्णा है, दोनों ही केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। मैं ये क्या फिगर बना रहा हूं? गोदावरी कृष्णा, और इस प्लेस का नाम है के जी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन प्लेस। ठीक है। एक मिनट, एक चीज कवर
यहाँ करेक्ट कीजिएगा पहले कि यहाँ पे नंबर 3 पे है महानदी और नंबर 4 पे है कावेरी। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये सीक्वेंस है। चलिए, तो केजी बेसिन, अच्छा केजी बेसिन के बारे में एक चीज और आपको बता दें तब आगे बढ़ते हैं। केजी बेसिन जो है ये नेचुरल गैस का बिगेस्ट डिपॉजिट है, बिगेस्ट डिपॉजिट है, तो भूल जाता है बीच में। कभी भी क्वेश्चन आए कि भारत में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा डिपॉजिट कौन है, कहां से आता है, तो आप क्या कहेंगे, वो आता है केजी बेसिन से। ठीक है, चलिए अब महाराष्ट्र से दोनों नदियां निकल रही हैं, गोदावरी आ रही है त्रियंबक, या जिसे हम कहते हैं त्र्यंबकेश्वर। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कि गोदावरी को बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं। भारत में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी गोदावरी ही है। सहायक नदियां इसकी पूछ करके आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं, प्राणहिता यानी प्राणहिता, ठीक, वर्धा, ये दो वो नदियां हैं जिनके नाम हम जनरली नहीं जानते हैं। ठीक है, प्राणहिता, वर्धा, पूर्णा भी एक नाम हम नहीं जानते हैं। बाकी दो नाम हम जानते हैं, पेनगंगा और वेनगंगा, पेनगंगा और वेनगंगा। ठीक, दूसरा आता है कृष्णा, महाबलेश्वर के पास से आती है। ठीक है, कहां से आएगी, महाबलेश्वर के पास से। कहां से आएगी, महाबलेश्वर के पास से आएगी। और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या होंगी, दो ध्यान रखिएगा, पेनगंगा वेनगंगा यहां है, तो यहां पे होगी दूध गंगा, पंचगंगा, घट प्रभा, मल प्रभा। किसकी सहायक नदियां हैं, महाबलेश्वर से निकलने वाली कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, भीमा, बहुत इंपॉर्टेंट, तुंगभद्रा, यरला, वरना, तुंगभद्रा, ये सब किसकी हैं, महाबलेश्वर की। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से आती है। ठीक, महानदी की सहायक नदियों में कौन कौन है, हंसदेव, जिसके जंगलों को काटने पे बहुत चर्चा इस समय थी, हंसदेव, मंड, डूब, जोंक, तेल, इसके सहायक, दूधी, शक्करी, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, महानदी की। अच्छा, ये दूधी और शक्करी जो है ना, वो उसकी है, क्या कहते हैं, नर्मदा की है। ठीक, ये है महानदी की, तेल, जोंक और हंसदेव, हंसदेव, मंड, डूब, जोंक, तेल, ये किसकी सहायक नदियां हैं, महानदी की। हंसदेव, मंड, डूब, जोंक, तेल, जो जरा भी अच्छे नाम नहीं है वो सब महानदी के हैं। ठीक है,
उड़ीसा में कटक के पास महानदी अपना डेल्टा बना लेती है। फेमस परियोजनाएं महानदी की, कौन सी फेमस परियोजना महानदी पर है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। कमेंट में बताइएगा। उड़ीसा में है, यह भी बता देते हैं, बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नर्मदा नदी ना, ये धुआंधार फॉल भी बनाती है। कहां पर? मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास। ठीक, तिलैया, कोनार, मैथान और पांचेथिल, याद रखिएगा। तिलैया, कोनार, मैथान और पांचेथिल, वो सब कहां है? ये सब महानदी वाले ही रीजन में है। और एक और खास बात, कोनार जो ये रिवर दिखा रहा ना, कोनार नदी झारखंड में बहती है। कहां पे है? झारखंड में। और बराकर रिवर भी दिया, ये बराकर की सहायक नदी है। और बराकर जो है उस पे, उसकी सहायक नदी कोनार पे जो तिलैया बांध बना है, ये फिश प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा? फिश प्रोडक्शन के लिए। डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो कहेंगे हजारीबाग। क्या कहेंगे? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस का ये पहला सेट था। ठीक, क्वेश्चन अब इंक्रीज होंगे। 5, एक और 5 क्वेश्चन का सेट होगा, फिर 5 क्वेश्चन के बाद फिर 10 क्वेश्चन के सेट होंगे, और थोड़ी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो 15 क्वेश्चन के सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जितने टॉपिक आए, एक काम कीजिए, एक बुक उठाइए और फिर से पढ़ लीजिए। एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज क्लास में इतना ही। गुड बाय।